और सब बढ़िया है। अच्छा अच्छा, क्या है आज? आज बोलिए पूछताछ में। ज्योग्राफी और मिथुन पटेल, मिथुन चक्रवर्ती है क्या? ऋषभ डांगी, सोनी कुमारी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। खुशबू, राकेश, चलिए बहुत बढ़िया। सुनिएगा, भारत में कुल कितना केंद्र शासित प्रदेश है? 8 सही है आपको 8। पहले कितना था? 7। पहले कितना? 7। और नया में 2 बढ़ा आपको कौन कौन? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो कितना हो गया? 7 और 2 9। अब दमन एवं दीव और दादर एवं नगर हवेली, वो दोनों को क्या कर दिया गया है? एक कर दिया गया है। तो एक घटेगा ना। तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई है? 8 सही है आपको 8। लेकिन वर्तमान में भारत में कुल कितना राज्य है? 28, यानी 29 राज्य हो गया था। आप तो जानते ही हैं कि छत्तीसगढ़ जो है भारत का 26वां राज्य है। क्या है आपको? छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य है। और उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य है। और झारखंड भारत का 28वां राज्य है। और तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है। लेकिन जो आपका जम्मू कश्मीर जो राज्य था, अब वह राज्य न होकर क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। तो 29 में से एक घट गया तो कितना हो गया? 28। यानी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान सही है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य अगर कोई है, वह राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। लेकिन क्षेत्रफल में सबसे राजस्थान क्या है आपको? राजस्थान। यानी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। जबकि क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा सही है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा गोवा, जबकि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन है? तो आपको राजस्थान। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन है? कौन? उत्तर प्रदेश सही है। जनसंख्या के मामला में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। जबकि जनसंख्या के मामला में सबसे छोटा सिक्किम सही है आपको सिक्किम। भारत में सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। यानी क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा वन कहाँ है? तो आपको मध्य प्रदेश। जबकि क्षेत्रफल के अनुसार भारत में सबसे कम आपको वन किस राज्य में है? तो हरियाणा में। अब आते हैं प्रतिशत के अनुसार, यानी क्षेत्रफल जितना है उससे ज्यादा उसके अनुसार ना ज्यादा है। यानी प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है? मिजोरम। यानी जितना क्षेत्रफल है उसमें ही आपको ज्यादा प्रतिशत है। ठीक है, तो प्रतिशत के अनुसार सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है? मिजोरम। फर्स्ट में मिजोरम और सेकेंड में अरुणाचल प्रदेश। और प्रतिशत के अनुसार वन भारत में सबसे कम हरियाणा। क्षेत्रफल में भी सबसे कम वन हरियाणा और प्रतिशत में भी सबसे कम वन हरियाणा। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र इतना लिखवाए हैं कि ना? लिखवाए हैं वन। और देखिएगा, अगर मान लिया किसी कारणवश अगर एक दिन क्लास छूट जाता है तो अगल बगल वाला से लिख लीजिएगा। ये नहीं कि छूट गया था कोई दिक्कत नहीं है। आपको होना चाहिए कि कई गो क्लास मेरा छूट, एकदम अपडेट रहना है। बाकी तो अपने आप आसान हो जाता है। अभी कैसे नहीं देगा? ओ एक बार मांग के तो देखिए तो। हाँ अब देगा। सुनिएगा, ध्यान रखिएगा, विद्या बांटने से भी बढ़ता है। अभी ना कि एक कलम में ओकरे दे देंगे। ठीक है। हाँ
अगर सामर्थ्यवान है तो कलम हो या पेज हो, ये सब आप बगल वाला को अगर न है तो आप दे देंगे, है। हाँ, ये ना कि ये भले नहीं लिखेगा। हाँ, पढ़ाइए है, आप देखिए बगल वाला को पढ़ाइए, देखिए आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तजुर्बा बढ़ेगा। हम ही लोग आज इतना याद हो गया है, शुरू में पढ़ाए थे तो याद था क्या? तो आप लोग से भी बुड़बक थे हम लोग, तो आप लोग तो बहुत होशियार है। तो हाँ, सुनिएगा, मेहताब अंसारी सिक्किम, चलिए बहुत बढ़िया, कमेंट रखिए इधर। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा वन हो गया, प्रतिशत भी हो गया, क्षेत्रफल भी हो गया, ठीक है। अब आइएगा, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन और वृक्ष दोनों का प्रतिशत भारत में कितना है? 24.67 सही है। देखिएगा, दो चीज हम आपको बता रहे हैं, 24.67%, 21 यही ना, एक बताए हैं, एक बताए हैं 33%। अब हमको इसी तीन को आपको ध्यान से थोड़ा देखना है कि अंतर क्या है। यानी भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन और वृक्ष, यानी वन भी और वृक्ष भी, हम लोग भी जो वृक्ष रोपे हुए हैं वो भी आपको इस सब है इसमें, और भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन, सिर्फ वन, इसमें वृक्ष नहीं, और वायुमंडल संतुलन, पर्यावरण संतुलन, पर्यावरण संतुलन, यानी 33 पर्यावरण संतुलन के लिए भूमि पर कितना प्रतिशत वन होना चाहिए? 33%। अगर 33% पर वन है तो पर्यावरण दूषित नहीं होगा, जीव जंतु खतरा में नहीं पड़ेगा। लेकिन भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन कितना प्रतिशत? 21.71%। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन और वृक्ष कितना प्रतिशत? 24.67%। सही है आपको, 24.67%। ये दोनों तीनों में अंतर बुझा गया। वन जंगल, लेकिन वन बराबर जंगल, जंगल बराबर वन, ठीक है। वन के अलावा भी तो वृक्ष होता है। जैसे मान लिया आपके दरवाजा पर 5 गो या 2 गो वृक्ष आम के रोप दिए हैं, जंगल है नहीं है, लेकिन वृक्ष तो है, तो उसका सब ले लेंगे, तब जाके इतना। सिर्फ वन यानी जंगल कहेंगे तो इतना। लेकिन भारत में तो जौने संख्या ना इतना बढ़ रहा है, तो स्वाभाविक है कि वन तो कमेगा ही। लेकिन सरकार इसके लिए बहुत सारा योजना चालू कर रखी है। इंदौर में है, एकदम पूरे इंदौर को हरा भरा कर देना है। पूरा उत्तर प्रदेश में योगी बाबा भी क्रोधित हो गए हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में आदमी को हटा के बने लगा देना, ठीक है। रहना भी चाहिए। आप लोग का भी कर्तव्य बनता है, सरकारें से सब कुछ नहीं खोजना है। हम लोग का भी जिम्मेवारी है कि जहां आपको जमीन है जितना है उसी में 2-4 वृक्ष आपको लगा देना, फल भी खाना है और पर्यावरण भी संतुलन हो गया। अरे आप खाइएगा से खाइएगा, आपका ननकीरवा भी आएगा तो खाएगा, तो बताइए वो अच्छा बात हुआ ना। तो ज्यादा तो वह खाता है। सुनिएगा, लेकिन विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वन किस देश में है? रूस। विश्व में सबसे ज्यादा वन किस देश में है क्षेत्रफल के अनुसार? रूस। और सेकेंड में ब्राजील। सेकेंड में आपको ब्राजील, सही है। लेकिन भारत का 2 राज्य बताइए जो क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा वन है। सही है, एक मध्य प्रदेश और दूसरा अरुणाचल प्रदेश। आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश। यानी क्षेत्रफल के अनुसार भारत का नंबर 1 राज्य कौन है वन में? तो मध्य प्रदेश। और सेकेंड कहेंगे तो कौन? लेकिन प्रतिशत में नंबर 1 फर्स्ट मिजोरम और सेकेंड
अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रफल में और प्रतिशत दोनों में अरुणाचल प्रदेश क्या है, सेकेंड रैंक है। लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा वन किस देश में है, तो फर्स्ट में रूस और सेकेंड में ब्राजील। सही है, फर्स्ट में आपको रूस और सेकेंड में ब्राजील। गुरुजी बोर्ड पीडीएफ लोड नहीं करता है। अच्छा अच्छा करेगा, क्लियर है। तो क्षेत्रफल के अनुसार रूस और ब्राजील, रूस फर्स्ट और ब्राजील, रसिया हुए ना रूस। हाँ 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 हाँ, जनसंख्या बहुत कम है रूस का, ठंडा इलाका ना, जनसंख्या बड़ा कम है। हम लोग का जनसंख्या ज्यादा बढ़ने का कारण क्या है कि हम लोग बाल बच्चा को भगवान का देन मानते हैं। कौन दिया, भगवान दिया, ठीक है। पता इससे बढ़ जा रहा है, नंबर एक। दूसरी बात कि हम लोग का जो जलवायु है गर्म जलवायु है, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात कि जनसंख्या जन्म ज्यादा ले रहा है और मर कम रहा है, तो स्वाभाविक है ज्यादा जन्म लेगा और मृत्यु दर कम है और जन्म दर ज्यादा। यानी 5 गो जन्म लिया, 2 गो मारा, तो 3 गो तो अभी ज्यादा ही है ना। तो ये भी कारण एक बढ़ने का है। तीसरा कारण, चौथा कारण क्या है, संयुक्त परिवार। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा संयुक्त परिवार आज भी किस देश में है, यानी 1 गोरा कमाता है 4 गोरा। आप विदेश में अगर दूसरे के कमाई खाइएगा तो लतियाता है, ठीक है। और भारत में भी सबसे ज्यादा संयुक्त आपको परिवार किस राज्य में है, 1 बापते कमाता है, 4 बापते बैठ के खाता है, तब गर्व समझता है कि हम सबको खिला रहे हैं। लेकिन ऐसा बाहर में नहीं है। तो संयुक्त परिवार का भी एक गुण है जिससे बाल बच्चा ज्यादा हो जाता है। आपको टेंशन न रहेगा, न कमाना रहेगा, न पढ़ाना रहेगा। तो 2 गो के बदले अगर 4 गो हो गया तो क्या फर्क पड़ता है, कोई टेंशन नहीं रहता। आपको ये टेंशन रहेगा ना कि बचवा के हम ही को कमाना है और हम ही को खिलाना है, तब आपको टेंशन हो जाए। आप ही को कोई कहे कि होटल में चलिए खाइए, तो 400 के ना खा जाइएगा, लेकिन अपने खाने जाते हैं तो 1 प्लेट से ज्यादा खाते हैं नहीं। तो सुनिएगा, अब देखिएगा क्षेत्रफल में नंबर 1 रूस, यानी वन के मामला में, और सेकेंड ब्राजील। देखिए कुल भौगोलिक क्षेत्र में, कुल भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक वन प्रतिशत किस देश में है, जापान। वाह रे वाह, बहुत बढ़िया। यानी कुल भौगोलिक क्षेत्र का सबसे ज्यादा प्रतिशत वन, यानी जितना क्षेत्रफल है उसमें आपका प्रतिशत ज्यादा जगह पर आपका क्षेत्र में प्रतिशत है। तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक वन वाला देश, जबकि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज्यादा वन, सेकेंड रैंक। यानी वन जो रिपोर्ट होता है, वन रिपोर्ट, या वन रिपोर्ट कितने वर्षों पर जारी किया जाता है, सही है। यह रिपोर्ट घाटा की बारह, इसके बारे में जो जानकारी होती है हम लोग को कैसे होता है, यही वन रिपोर्ट के माध्यम से जो प्रति 2 वर्ष पर जारी किया जाता है। लेकिन भारत में पहली बार वन रिपोर्ट कब जारी किया गया था, 1987। सही है, आपको 1987, 2 वर्षों पर आपको वन रिपोर्ट जारी किया जाता है। लेकिन पहली बार वन रिपोर्ट कब जारी किया गया था, तो 1987 में। लेकिन वर्तमान में वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक वन वृद्धि करने वाला राज्य कौन है, सही है, तेलंगाना। कौन है आपको, फर्स्ट में तेलंगाना और सेकेंड में आंध्र प्रदेश। यानी भारत में सर्वाधिक वन वृद्धि करने वाला राज्य कौन है, तो फर्स्ट में तेलंगाना और सेकेंड में आंध्र प्रदेश। लेकिन अब आइएगा, वन हो गया, हटना बढ़ना हो गया, प्रतिशत हो गया, क्षेत्रफल हो गया ना, ये सब हो गया। अब एक और, कौन वन, मैंग्रोव लिखाए होंगे। भारत में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन कहां है,
पश्चिम बंगाल। भारत में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन किस राज्य में है? वेस्ट बंगाल अथवा पश्चिम बंगाल। और सेकेंड राज्य सही है आपको गुजरात। सेकेंड राज्य आपको कौन है? आपको गुजरात। सही है आपको गुजरात। मैंग्रोव वन होता है जो पानी से घिरा रहता है चारों तरफ से, रामसर साइड टाइप के नहीं होता है। रामसर जानते हैं ना? कौन कौन? अच्छा हम अपने दिखा दे। पानी डाल दिए, क्या है? अब देखिएगा मैंग्रोव हो गया, वन हो गया। अब आइएगा भारत में सबसे ज्यादा वन किस प्रकार का वन है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब पर्णपाती वन को ही पतझड़ वन कहा जाता है। अब आएंगे भारत में हो गया, विश्व में आते हैं विश्व में सबसे ज्यादा किस तरह का, किस टाइप का वन है? शीतोष्ण शंकुधारी वन। शीतोष्ण शंकुधारी वन। शंकुधारी वन को ही हम लोग क्या कहते हैं? कोणधारी। शंकुधारी वन या कोणधारी, शीतोष्ण शंकुधारी या कोणधारी। और भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या पतझड़। फिजिक्स वाला है। आते हैं छोटा वाला जी बड़ा जी पढ़ा दिए हैं। अच्छा अच्छा एक बार देख लेते हैं। अच्छा उसको आते हैं, देखिएगा छोटा वाला जी का क्या अर्थ होता है? गुरुत्वीय त्वरण। सही है आपको, इसका अर्थ होता है गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है आपको? गुरुत्वीय त्वरण। और इसका मान कितना होता है? सर रामसर नहीं जानते हैं। अच्छा एक दिन रामसर का टॉपिक लेके आएंगे। वो भी वह भूमि जो पानी से चारों तरफ क्या होता है? घिरा रहता है, उसी को रामसर या वेटलैंड के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले यह बात, जो ईरान में रामसर जगह है और वही जो मीटिंग हुई थी ना, इसीलिए रामसर क्षेत्र भी कर दिया है। जो अभी वर्तमान में भारत में कितना लिखाए हैं? 85, 75 और 7 82, अब 82 या 3 गो नया। तो वर्तमान में कितना रामसर क्षेत्र हो गया है? 85 ना। ना कॉपी से आज नहीं ना है कुर्बान आलम जी, आज कॉपी से पूछताछ नहीं है, किताबे से है। गुरुत्वीय त्वरण। लेकिन छोटा वाला जी का मान अलग अलग जगह पर इसका मान परिवर्तन होता है या नहीं? होता है। सही है, यानी अस्थायी होता है। क्या होता है? अस्थायी होता है। यानी ब्रह्मांड के अलग अलग जगहों पर इसका मान भी क्या होता है? अलग अलग। यानी कहने का सेंस की घट बढ़ होता है। लेकिन छोटा वाला जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसी को हम लोग 9.8 मीटर सेकेंड माइनस 2 कहेंगे। क्या कहेंगे? 2। लेकिन छोटा वाला जी का जो मान है 9.8, यह मान कौन दिया था? न्यूटन साहब। कौन दिया था? न्यूटन साहब। लेकिन छोटा वाला जी का मान सबसे ज्यादा कहां होता है? ऊपर और ध्रुव पर। सही आपको ध्रुव पर। जबकि सबसे कम कहां होता है? विषुवत रेखा पर। सबसे कम होता है विषुवत रेखा पर। यानी विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा कहा जाता है। ये छोटा वाला जी का मान सबसे कम होता है, जबकि छोटा वाला जी का मान सबसे बड़ा कहां होता है? ध्रुव पर। कहां होता है? ध्रुव पर। लेकिन छोटा वाला जी का मान शून्य कहां होता है?
पृथ्वी के केंद्र पर। सही है। छोटा वाला जी का मान शून्य कहाँ होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर। ज्यादा कहाँ होता है? ध्रुव पर। और कम कहाँ होता है? विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा। बारह वाला जी, ये 12 वाला जी का क्या अर्थ होता है? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक। सिर्फ नियतांक भी कह दीजिएगा तो आपका काम चल जाता है। नियतांक का अर्थ होता है कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का अर्थ होता है जिसका मान अस्थाई रहता है। क्या रहता है? अस्थाई रहता है। यानी ब्रह्मांड के किसी भी जगह पर जाइए, 12 वाला जी का मान क्या रहता है? अस्थाई रहता है। यानी यह घटबार नहीं होता है, यानी यह परिवर्तन नहीं होता है। तो छोटा 12 वाला जी का अर्थ होता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक, या सीधे नियतांक भी कह सकते हैं। और इसका मान क्या होता है? 6.67 गुने 10 के पावर -11 Nm² बटा kgs। या हम लोग 6.67 गुने 10 के पावर -11 Nm² kg-2 ना। तो ध्यान रखिएगा 6.67 गुने 10 के पावर -11 Nm² बाटा kg²। जब ये बाटा हटाएंगे तो इसका मान जो होगा, जो प्लस होगा, वो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो अब बताइए 12 वाला जी का मान अस्थाई होता है कि अस्थाई? अस्थाई होता है। यानी ब्रह्मांड में किसी भी जगह पर जाइएगा 12 वाला जी का मान वही रहता है। यानी 12 वाला जी का मान ए हो गया। और 12 वाला जी का मान दिया कौन था? कौन? हेनरी कैवेंडिश। सही है आपको। यह मान कौन दिया था? हेनरी कैवेंडिश। सही है आपको। हेनरी कैवेंडिश। कौन दिया? छोटा वाला जी का मान दिया था न्यूटन, जबकि 12 वाला जी का मान कौन दिया था? हेनरी कैवेंडिश। कौन दिया था? हेनरी कैवेंडिश। एसआई मात्रक होता है एक, सीजीएस मात्रक होता है, एमकेएस होता है, और एफपीएस। एसआई, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस। अब एसआई का फुल फॉर्म बताए। इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम। इसका क्या अर्थ होता है? इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम। सीजीएस सेंटीग्राम सेकेंड। सेंटीग्राम सेकेंड। एमकेएस मीटर केजी सेकेंड। मीटर केजी सेकेंड। फुट पाउंड सेकेंड। क्या होता है आपको? फुट पाउंड सेकेंड। सही है आपको। सर एसी चालू नहीं है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते कि एसी आप लोग अपने कमाइए, अपने लगाइए, ये बेहतर होगा ना। लेकिन एसी से शरीर कमजोर हो जाता है। कि कोरोना में जितना आदमी मरा सब एसी वाला मरा, गरीब नहीं मरा, अमीर ज्यादा मरा। तो देखिएगा, और एफपीएस को ही हम लोग कहते हैं ब्रिटिश भी, ब्रिटिश मात्रक भी कहते हैं। यानी फुट पाउंड सेकेंड को हम लोग कौन सा मात्रक कहते हैं? ब्रिटिश मात्रक के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन एसआई पद्धति का मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? 7। एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? 7। यानी पहले कितना थी? हाँ, पहले आपका 6, जबकि वर्तमान में 7। तो कौन जुड़ गया? मोल। कौन जुड़ गया? मोल। लेकिन एसआई पद्धति का प्रारंभ कब हुआ था? 1960 में। सही है। एसआई पद्धति का प्रारंभ कब हुआ था? 1960 में। लेकिन एसआई पद्धति में 7वां मूल मात्रक कब जुड़ा? 1971 में। यानी एसआई पद्धति का प्रारंभ 1960 में, जबकि एसआई पद्धति का विकास कहेंगे कब?
तो 1971 में विकास इस सेंस में कहा जाता है, विकास इस सेंस में कहा जाता है कि पहले मूल मात्रकों की संख्या कितनी 6, लेकिन 7वां मूल मात्रक भरे थे, इसका विकास हुआ कि नहीं? ये आप ही मैट्रिक से इंटर में जाइएगा तो विकास हुआ कि घटोतरी? विकास हुआ। हाँ, तो देखिएगा एसआई पद्धति का प्रारंभ 1960 में, लेकिन एसआई पद्धति का विकास कब? 1971 में। लेकिन एसआई पद्धति में मोल को कब जोड़ दिया गया? 1971 में। कब आपको? 1971। अदिश और सदिश, अदिश और सदिश। पहले अंग्रेजी हमको बताइए, इसको स्केलर, सही है। अदिश को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्केलर, सही है आपको, स्केलर। जबकि सदिश को हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर। क्या कहते हैं? वेक्टर। अदिश और सदिश में एक अंतर बताएं। सही है, इसमें परिमाण यानी इसमें परिमाण यानी मात्रा का बोध होता है, लेकिन दिशा का बोध, यही ना? और इसमें परिमाण, देखिएगा परिमाण का ही अर्थ होता है मात्रा, यानी क्या? क्वांटिटी। क्या होता है आपको? क्वांटिटी। अब सदिश में जो है देखिएगा परिमाण भी हो और दिशा भी हो, यानी दोनों हो तो सदिश, अब परिमाण हो और दिशा नहीं हो तो अदिश। अदिश को स्केलर कहा जाता है, जबकि सदिश को वेक्टर कहा जाता है। अब हम बताएंगे अदिश सदिश का नाम बताएंगे, ठीक है? और आपको बताना है कि कौन अदिश है या कौन भार। भार क्या है? सदिश। समय, अदिश लंबाई, अदिश द्रव्यमान, अदिश ताप, अदिश कार्य, अदिश। आ रहा है? ब्रेक लेके, ब्रेक लेके। अब लगातार पूछते तब इधर उधर से धो के कहेंगे तब ना पता चलेगा। तो हाँ, मिक्सिंग चल रहा है अभी, आप लोग का अग्नि परीक्षा है, ठीक है? हाँ हाँ। त्वरण, सदिश, उष्मा, अदिश, विद्युत क्षेत्र, सदिश, विद्युत धारा, अदिश, बल, सदिश, शक्ति, अदिश, ऊर्जा, अदिश, विस्थापन, सदिश, चाल, अदिश, वेग, संवेग, सदिश, आवेग, सदिश संवेग और आवेग, ध्यान रखिएगा, संवेग और आवेग ये दोनों क्या है? सदिश राशि है। क्या है आपको? सदिश राशि। चलिए ना, तो ठीक है, बहुत बढ़िया है। इस तरह से रह गया तो हमको लगता है सब क्वेश्चन पर पकड़ हो जाएगा। चलिए, हाँ, लेकिन रेगुलर भी रहिएगा। किसी कारणवश अगर आप क्लास नहीं कर पाते हैं तो अगल बगल वाला से जो छूटा हुई सब नोट करते रहिएगा। बहुत के रहता है कि भले छूट गया ना, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन में ध्यान रखिए, कंपटीशन में न कोई सीनियर होता है और न कोई जूनियर होता है। इसमें जो जीता वही सिकंदर। कभी कभी आप देखते होंगे आप सीनियर है लेकिन चेलवा बहुत स्पीड से छोटका आ रहा है और आपसे ज्यादा नंबर लाता है, जल्दी समझता है ना, यानी वो आपसे ज्यादा मेहनत करता है। चलिए, कल का टॉपिक हम लोग लिखवाए थे कि आपको याद कर दीजिए। यूपीएस, यूपीएस हो गया है ना?
ना, टॉपिक नहीं ना हुआ है, टॉपिक टॉपिक नहीं होगा तो छूटिए जाएगा ना, कुछ पूछेगा तो। अब जो पूछे वो आ जाएगा, जो न पूछे वो रह जाएगा। टॉपिक का अर्थ होता है कि उससे छूटेगा ही नहीं। तो ये सब नया सब ना। आइएगा, EWS को हम लोग क्या कहते हैं? इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकली विकार रिएक्शन सेक्शन। चलिए, यानी सवर्णों को आर्थिक रूप से जो आरक्षण दिया गया है ना, सवर्ण को, स्वर्ण माने सामान्य, स्वर्ण को आर्थिक रूप से कमजोर के लिए आरक्षण। और इसके अंतर्गत कितना प्रतिशत आरक्षण है? इसके, या ये जो होता है मिलेगा, तो ये कितना प्रतिशत आरक्षण मिलता है? 10% आरक्षण मिलता है। लेकिन यह व्यवस्था, यानी EWS को 10% जो आरक्षण दिया गया, यह लागू करने वाला प्रथम राज्य, रुकिए ना, अभी आते हैं ना, 2-4 गो हो गया होगा, अब ना आ रहे हैं। लागू करने वाला, देख रहे हैं भर बिहार पुलिस में एग्जाम है, नहीं लिखा है तो UPS कब से लागू हुआ ये पूछ दी, कब बता दिए थे, कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2025 छूट गया। लेकिन टॉपिक लिखाएंगे तो थोड़ी छूटेगा। लिखने में होता है कि एगो दुगो दिमाग से उतर जाता है। लागू करने वाला प्रथम राज्य गुजरात। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, यानी किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया? अरे वाह, 103वां संविधान संशोधन। कौन आपको? 103वां संविधान संशोधन। सर F बराबर A में क्यों नहीं पूछे? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, छूट जाता है, वो अपने पूछा जाएगा ना, कभी वो अपने दिमाग पर आएगा। क्लियर? संविधान संशोधन विधेयक, यानी कौन सा विधेयक द्वारा लाया गया? 100, यानी 124वां विधेयक। और संविधान संशोधन 103वां। पहले विधेयक आता है तब कानून बनता है। उसके बाद प्रभावित अनुच्छेद, यानी EWS को जो आरक्षण दिया गया है, उससे कौन सा अनुच्छेद प्रभावित हुआ है? अनुच्छेद 15 के 6 और अनुच्छेद 16 के 6। EWS को जो आरक्षण मिला है, उससे आपके भारतीय संविधान में प्रभावित हुआ है कौन अनुच्छेद? अनुच्छेद 15 और 16। लेकिन 15 में भी 15 का 6 और 16 का 6। किस समिति के सिफारिश पर, किस समिति के सिफारिश पर लाया गया? अब नया है, बहुत पूछेगा अभी, तो देखिएगा किस समिति के सिफारिश पर इसको लाया गया। मेजर जनरल SR सिंह।
कौन है? और जो जो प्रमाण पत्र में जो मिलता है आपको ईडब्ल्यूएस का जो प्रमाण पत्र जो होता है वो कितने साल का वैलिड होता है? 1 ईयर। कितना आपको प्रमाण पत्र वैध, एक बार जो प्रमाण पत्र जो बनवाइएगा वो कितने समय के लिए वैध रहेगा? वैध माने समझे, मान्यता। क्या होगा? वैलिडिटी यानी मान्यता, यानी वैलिडिटी कितने समय के लिए रहेगा? 1 साल, यानी 1 ईयर। क्लियर? अब आइएगा, लेकिन ईडब्ल्यूएस वैसा परिवार के बच्चा बच्ची को बनेगा जिसका सालाना जो आमदनी है कितना से कम होना चाहिए? 8 लाख से। यानी 8 लाख से सालाना, अगर 8 लाख से कम का आमदनी, लेकिन कैसे का नौकरी उकरी लग जाएगा तो बुझा जाएगा ना। देखिए आरक्षण भी है ना, देता ना, जिसके परिवार में नौकरी हो गया उसको आरक्षण धीरे धीरे खत्म करता। तो क्या है, जो अमीर है ना वो आरक्षण का लाभ ज्यादा उठा लेता है, और जो गरीब है ना वो आरक्षण का लाभ आज भी कम उठाता है। और उसके बाद रखना चाहिए स्कॉलर सबको, बच्चा बच्ची सबको गांव में खेल उल सब भी करवाना चाहिए, स्पोर्ट्स में लड़की को आरक्षण देना चाहिए, तब जाके खेल में भी हम लोग बहुत आगे रहते। ये सब सरकार करबे न करती है, खाली हंगामा करता है। एक दिन हुआ सदन में या विधानसभा वाला में हुआ कि भाई दारू, इतना कानून स्ट्रिक्ट करने के बावजूद भी दारू ज्यादा बिक रहा है, कम नहीं। होम डिलीवरी हो रहा है, यानी अब आपको मेहनत नहीं करना है खरीदने जाने का, आपके घरे आ जाएगा। यहां तक कि अगर पैसा नहीं हो तो पीजिए, कल दीजिएगा। इतना व्यवस्था है तो स्वाभाविक है दारू तो बढ़ेगा ही। तो हुआ कि भाई पुलिस प्रशासन इसमें बहुत पैसा कमा रहा है ना, इस तरह से हुआ। आज जब ये सब निकल रहा है विधानसभा, तो हुआ कि ठीक है कि विधानसभा के आगे और पीछे साफ सुथरा करा दिया जाना चाहिए, पौधा उधा सब उग गया है ये सभी। तो देख रहा है कि पौधा से ज्यादा तो बोतलें फेंका हुआ है। अब बताइए वहां आम जनता है कि वहां नेतवे सब होगा? तब ना बोलते बोलते क्रोधित हो जाता है, इसका अर्थ पी के खिड़की मार फेंक देता हूं। देखिएगा सालाना आमदनी, सालाना आमदनी इसके यानी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उसी परिवार के बच्चा बच्ची को बनेगा जिसका सालाना आमदनी 8 लाख से कम हो। क्या हो? 8 लाख से कम हो। सर ई न्यूज हम भी देखे थे विधानसभा वाला। हाँ तो हम ऐसा ही उसमें गए थे थोड़े ही, हम सुनबे न किए थे। तो सालाना आमदनी कितना? 8 लाख से कम। अगर 8 लाख से कम है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनेगा, अन्यथा नहीं। क्लियर? क्या लाइए? क्या नया टॉपिक देखते तब नहीं याद पड़ता है। खाली पेज नंबर थोड़ा बताइए। तीन 307। हाँ हाँ ठीक ठीक। लैक्टोमीटर हो गया है? अच्छा ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। तो आ जाइए लैक्टोमीटर में हम लोग आते हैं। न कह दिए है बर्फ पिघलता उगलता 1/10 9/10, यहाँ तक तो हम लोग करबे किए थे। तो उसमें देखिए ना दूध मापी लैक्टोमीटर है ना,
वही टॉपिक अब आगे हम लोग वहां से बढ़ेंगे। मिल गया सब आदमी के? तो देखिएगा लैक्टोमीटर, और लैक्टोमीटर को ही क्या कहा जाएगा? दुग्ध मापी। और लैक्टोमीटर जो होता है यह दूध की शुद्धता को बताता है। क्या क्या बताता है? दूध की शुद्धता, यानी दूध की शुद्धता और दूध का घनत्व, ये दोनों को मापा जाता है लैक्टोमीटर से। देखिएगा दूध की शुद्धता, यानी उसमें अगर कहने का सेंस कि अगर दूध में अगर आप पानी फेंट देते हैं तो आपका फैट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जब फैट कम हो जाएगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा कि कम? कम मिलेगा ना। अब बेचने जाइएगा तो एक बाल्टीन के हिसाब ना होगा, एक बाल्टीन में फैट कितना है इस पर होगा। अब तो होटल उटल लेता है, जैसे गांव में होगा मशीन उशीन रखता है, दूध उतना होता पेरने वाला या खरीदने वाला, ये सब होता है। सुधा डेयरी, अमूल डेयरी, ये सब चलाता है फैक्ट्री गांव गांव में। तो उसमें क्या है, आपको उसी से रुपया मिलेगा। इसे मिलता है लैक्टोमीटर के अनुसार ही आपको जितना फैट होगा उतना ही ज्यादा। आप 4 लीटर दूध ले गए और कोई 3 लीटर दूध ले गया, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपका पैसा ज्यादा होगा, 3 लीटर वाला के हो जाए। हाँ, यानी कहने का कि जिसके दूध में पानी का मात्रा ज्यादा होगा उसका पैसा कम होगा। यानी देखिएगा गाय के दूध में फैट क्या रहता है? कम। तो देखिएगा वो सस्ता बिकता है। ऐसे तो गांव में हम आप लीजिएगा तो दोनों बात बरोबरे है, लेकिन फैट के अनुसार अगर बात कहेंगे तो ये सस्ता है। और भैंस वाला पूरे दुनिया में सबसे महंगा अगर कोई दूध है तो गधही का दूध। 9,000 से 8,000 रुपये लीटर होगा। हाँ, आए भैंसी का तो भैंसी कितना 60-70 होगा। लेकिन सबसे ज्यादा अगर फैट किसी होता है मवेशी में तो रेंडियर। सबसे ज्यादा फैट किसमें होता है? रेंडियर के दूध में सबसे ज्यादा फैट होता है। लेकिन सबसे महंगा दूध किसका होता है? आइए, भैंस तो पलाहे ना होता है आज के डेट में। बहुत परिवार को देखते हैं खरीद के खाता है। अभी हम देखते हैं वो यादवे जी है जो आज भी एगो भैंस रखेंगे, वो माने अपने गरिमा को आज तक वो बचा के रखे हैं। कितनों अमीर होंगे ना, आज तो भैंसी खरीदना छोड़ के वो गाड़ी खरीद लेता है 4 चक्का। जबकि दूध एक रहना चाहिए। देखिएगा, हाँ, हमारे यहाँ एगो यादव जी है, खरीद बिक्री करते हैं भैंस का। तो कोई भी भैंस खरीदेगा ना, उन्हीं को ले जाता है कि चिन्हिए। तो गुण अवगुण सब जानते हैं, और वो करो से कमीशन लेते हैं, खरीदने वाला से भी और बेचने वाला से भी। हाँ 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 हाँ, तो उनको बड़ा अनुभव है। तो 20-25 हजार के महीना तो वैसा ही खड़े खड़े गांव भर एकदम घूम घूम के चाय पियेंगे, बड़ा प्रतिष्ठा सब है। फलना ऐसे ऐसे हमारा गाय खरीदना या है, कैसे मालूम रहता है? 20-25 गांव के एरिया के मालूम है उनको। कामे करते हैं वो, अपने 4 गो 5 गो रखते हैं गाय। 100 लीटर दूध तो उनका है अपना। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को भी मापा जाता है और घनत्व को भी मापा जाता है। और लैक्टोमीटर को दुग्ध मापी तो कहा ही जाता है, हंसा परीक्षण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हंसा परीक्षण। अब कहिएगा भाई कि हंसा परीक्षण क्यों कहा जाता है? तो हंस में एक गुण है, दूध और पानी को दोनों को मिलाकर देखिए, उसको दे दीजिए तो दूध पी जाता है, अब पानी छोड़ देता है। इसका अर्थ है कि हम लोग से ज्यादा पढ़ा लिखा है ना, हम लोग से नहीं होगा।
आइएगा पृष्ठ तनाव। अच्छा आइए ना, मित केंद्र में आएगा मेटा सेंटर। ये काम आपको कहां करेगा? ठोस द्रव गैस। कहां आपको? द्रव में। कहां काम करेगा? द्रव में। कोई वस्तु अगर तैरती हुई है तो विस्थापित द्रव के केंद्र के क्या होता है? ऊपर होता है। क्या होता है? ऊपर होता है, केंद्र की ओर होता है। तब वह वस्तु ऊपर क्या होगा? तैरेगा। तैरने से पहले भी आप लोग को बताए हैं एक उत्प्लावन बल। कोई भी वस्तु आप तो जानते ही हैं कि जितना विस्थापित होगा वह उतना पानी काटेगा उस वस्तु के अनुसार, ये भी कहे थे। दूसरा बात कहे थे कि उसका डेंसिटी यानी घनत्व भी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो क्या होगा? तैरेगा। और उसका गुरुत्व केंद्र भी क्या होगा? ऊपर होगा। यह तीनों मामला तैरने के लिए चाहिए। तो यही मीता में एक और है, क्या गुरुत्व केंद्र ऊपर होना चाहिए। उत्प्लावन केंद्र से जाने वाले ऊर्ध्व रेखा, ऊर्ध्व माने समझते हैं? लंबवत। ऊर्ध्व माने होता है लंबवत, जिसको आप कहते हैं उदाग्र, या उसी को वर्टिकल कहते हैं, या उसी को खड़ा कहिए, या उसी को लंबवत कहिए। इस बिंदु पर वस्तु के गुरुत्व केंद्र से जाने वाली प्रारंभिक रेखा होता है, यानी जहां से गुजरती है उसी केंद्र को क्या कहा जाता है? मित केंद्र कहा जाता है। तो यह किस में होता है? किस पदार्थ में? द्रव में। तो मित केंद्र आपको जल में होगा कि नहीं? दूध में होगा कि नहीं? तो इसका शर्त है मित केंद्र होने के लिए 3 शर्त कौन कौन है? एक तो मित केंद्र गुरुत्व केंद्र के क्या होना चाहिए? ऊपर। वस्तु के गुरुत्व केंद्र से हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र अर्थात उत्प्लावन केंद्र दोनों को ही एक ही रेखा पर होना चाहिए। और एक ही रेखा पर कैसा होना चाहिए? माने एक ही रेखा कहने का अर्थ हुआ कि एक ही रेखा पर काटेगा। क्या हुआ? एक ही रेखा पर काटेगा। लेकिन कैसा? उदाग्र। उदाग्र को ही हम लोग कहेंगे ऊर्ध्व, या लंबवत, या वर्टिकल। और क्षैतिज को हम लोग क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल। उसके बाद आएगा पृष्ठ तनाव। क्या है आपको? पृष्ठ तनाव। जो बड़ा पूछता है सरफेस टेंशन, यानी नहीं आएगा तो टेंशन बढ़ा देगा। हाँ, अब आइएगा। अच्छा, पृष्ठ तनाव जो होता है वो अदिश होता है कि सदिश? अदिश होता है। पृष्ठ तनाव क्या होगा आपको? अदिश होता है। लेकिन पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। वो तो दाब का, देखिए बॉल का ध्यान रखिए। न्यूटन यानी पास्कल जो होता है ना, उसका होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यानी पास्कल यानी दाब का मात्रक होगा। और ये क्या होता है? न्यूटन प्रति, क्या इसी को हम लोग क्या कहेंगे? न्यूटन मीटर माइनस कह सकते हैं ना। और यह अदिश है कि सदिश? यह कौन सा राशि है? अदिश राशि है। तो देखिएगा, एक होता है ससंजक बल, एक होता है आसंजक बल। थोड़ा इसका अंग्रेजी भी याद रखिएगा। हाँ, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। नाम है ससंजक ना, नाम है ससंजक, यानी समान वस्तु में जो आकर्षण होगा, समान वस्तु में जो आकर्षण होगा वो क्या होगा? जैसे धातु धातु, गैस गैस, जल जल ना, समान चीज में होगा तो क्या होगा? ससंजक। असमान वस्तु में आकर्षण, यानी समान वस्तु में आकर्षण होगा तो ससंजक, असमान वस्तु में आकर्षण होगा तो किताबी यादें नहीं कीजिएगा, किताबी यादें नहीं होगा। समान वस्तु में जब आकर्षण हो तो ससंजक कोहेसिव, और असमान वस्तु में जो आकर्षण हो आसंजक। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य यानी बीच में लगने वाले बल को आकर्षण बल, ठीक है। ठोस में ससंजक बल का मान अधिक
और फलस्वरूप आकार निश्चित होता है। ससंजय बल का मान गया। अब आपसे पूछा जाएगा ठोस, द्रव, गैस। अब है आपको ठोस, द्रव, गैस, यानी सबसे ज्यादा आकर्षण किसमें होगा, यानी ससंजक बल सबसे ज्यादा ठोस में, और सेकेंड में सबसे ज्यादा किसमें ससंजक बल नहीं होगा, यानी नगण्य। नगण्य को ही हम लोग मान लेते हैं क्या, शून्य। हाँ, न के बराबर, वही हुआ, न के बराबर बराबर नगण्य बराबर शून्य। आसंजक, दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आसंजक बल के कारण ही एक वस्तु दूसरे वस्तु से क्या होता है, चिपकता है। क्या होता है, चिपकता है। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल का प्रवृत्ति होता है, यानी पृष्ठ तनाव में ध्यान रखिएगा, इसमें पृष्ठ तनाव में क्षेत्रफल क्या हो जाता है, क्षेत्रफल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब क्षेत्रफल कम हो जाता है, ये ट्री का बैच लाइए गुरु, आएगा आएगा आएगा। सर लालू यादव जी घर में भैंस रखे हुए हैं, हाँ तो काहे नहीं पालेंगे। ओह, ये लालू जी के उनका आदमी सब धसा दिया। लालू जी ये बर के लिए काम बड़ा किया, तैका वो ध्यान नहीं दिए अपराधी। तो अपराधी जो हैं वो अपने नहीं करवाते थे, उनका आदमी सब करने लगा। अब जैसे घर भर जितना रिलेशन है सब क्रिमिनल होने लगा। अब बताइए उनके लड़की का शादी, वो थोड़ी कहे थे लालू जी की जाके स्कॉर्पियो वाला एजेंसी से सारा एजेंसी ले आने। उनका आदमी गया, साला गया, जबरदस्ती गाड़ी ले लेते 25। सोना चांदी के दुकान में गया, जबरदस्ती सोना चांदी ले लेते, जबकि लालू जी को कुछ मालूम नहीं। कभी कभी होता है कि बारह के नाम पर लोग गलत काम करने लगते। हाँ हाँ हाँ, आइएगा। तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है, इसमें कम हो जाता है। क्या हो जाता है, क्षेत्रफल कम हो जाता है। अब बताइए, जब क्षेत्रफल कम हो जाता है तो वैसा चीज आपको गोला दिखाई देने लगता है। क्या दिखने लगता है, गोला दिखाई देने लगता है। तो अब बताइए, ओस का जो बूंद होता है, ओस का बूंद गोला क्यों दिखाई देता है, इस तरह, क्योंकि उसमें एरिया यानी क्षेत्रफल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वर्षा का बूंद, वर्षा का बूंद ये भी गोला दिखाई देता है। पानी का बूंद देखिए ना, टपकाइए ना, पानी टपकाइएगा तो गोले होगा। जल का बूंद सब जो है आपको गोलाकार दिखाई देता है, किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। लेकिन क्यों गोला दिखाई देता है, एरिया यानी क्षेत्रफल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तब आपको पता चलेगा कि भाई क्षेत्रफल काहे कम हो जाता है, कभी कभी बढ़ना भी तो चाहिए ना। तो देखिएगा T बराबर F बाई L का रिलेशन अब हम बताते हैं। हाँ, तो देखिएगा, द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने का जो प्रवृत्ति होता है, यानी जो नेचर होता है, उसी प्रकृति को क्या कहा जाता है, पृष्ठ तनाव कहा जाता है। यानी कम से कम एरिया को घेरता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कहने का कि कम से कम जो एरिया घेरता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, तनाव। इसके कारण उसका पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहता है। इसीलिए और क्षेत्रफल कम होगा तो उसमें तनाव ज्यादा होगा कि कम, ज्यादा हो जाए। जब ये क्षेत्रफल कम होगा तो तनाव ज्यादा होगा, इसीलिए उसको कहा जाता है पृष्ठ तनाव। जैसे हम ही लोग को याद नहीं रहेगा तो तनाव में आ जाइएगा ना, इसे ही पृष्ठ तनाव कहते। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव का वह बल है तो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा है, लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करता है। यदि रेखा की लंबाई L और F कार्य करता है, यानी कहने का कि
पृष्ठ तनाव को हम लोग किससे सूचित करते हैं? टी से। लंबाई को हम लोग किससे सूचित करते हैं? एल से। बल को हम लोग किससे सूचित करते हैं? एफ से। अब पृष्ठ तनाव का सूत्र होता है टी बराबर एफ वाई एल, यानी टी बराबर एफ वाई, यानी कहने का पृष्ठ तनाव निकालने के लिए बॉल में लंबाई से क्या किया जाता है? भाग दे दिया जाता है। क्या किया जाता है? भाग दे दिया जाता है। पृष्ठ तनाव, एक मिनट, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर। क्या होता है आपको? न्यूटन प्रति मीटर। क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर। द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने वाला कार्य तनाव के बराबर होता है। या इसका हम लोग तनाव का ये भी मात्रक कह सकते हैं, एक तो न्यूटन प्रति मीटर भी हो सकता है, या जूल प्रति मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। ये दोनों किसका मात्रक है? पृष्ठ तनाव। और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका होगा? दाब का। और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को ही हम लोग क्या कहते हैं? पास्कल। तो देखिए न्यूटन मीटर और न्यूटन प्रति मीटर और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल, ये दोनों किसका मात्रक है? दाब का। क्या है? दाब का। तो थोड़ा अंतर देख लीजिए। हाँ, अब देखिएगा, द्रव का ताप बढ़ने पर जैसे जैसे टेम्परेचर, ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है तो पृष्ठ तनाव घटता है। अगर ताप घटेगा तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? बढ़ता है। आप तो जानते ही हैं कि हम लोग का कपड़ा एग्जाम्पल देते हैं जो सटीक होगा। जैसे हम लोग कपड़ा को धोते हैं तो पहले बाल्टीन में क्या करते हैं? सारा पानी सबको घोर देते हैं, तब उसमें कपड़ा रख देते हैं और थोड़ा देर के लिए छोड़ देते हैं। क्यों? हाँ, कि थोड़ा देर अगर छोड़ देने से क्या होता है? पृष्ठ तनाव उसका क्या होता है? कम हो जाता है, क्योंकि उसमें टिकिया सरफ का यूज किए हैं, इसलिए उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा तो हल को हम लोग हाथ से मारेंगे तो गंदा कहां चला जाएगा? माथा पर, पानी में। क्या मान लिया जाए, जैसे घर के अगल बगल में कहा जाता है कि गंदा पानी स्टोर न होने दे, पता है ना, ताकि उसी में मच्छर क्या होता है? लार्वा। मच्छर का जो बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं? लार्वा। लार्वा पैदा करता है, वही बच्चा यानी लार्वा जब बड़ा होगा तो हम लोग को कष्ट पहुंचाने लगता है। तो उसको नष्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मिट्टी का तेल रख देते हैं ना। एक तो जल को अगल बगल में रहने नहीं दीजिए। अगर किसी कारणवश अगर रह जाता है तो उसमें क्या करना है? मिट्टी के, अब तो मिट्टी के तेल मिलवो नहीं करता हो, ये तब मिलता होगा तो हम कहते हैं 80 रुपया 100 रुपया से कम ना होगा। हाँ, महंगा होगा। हाँ, तो लोग सोचेगा भाई कि वो में रखने से अच्छा है पीका है ना ले। हाँ तो ध्यान रखिएगा, तो उसमें अगर मिट्टी का तेल अगर पानी में अगर आप रख दीजिएगा तो जल का पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अच्छा, पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा तो मच्छर का जो लार्वा होगा ऊपर जाएगा कि अंदर? पानी के अंदर चला जाएगा। तो डूबेगा कि डूबेगा ना, और डूबेगा कि मरेगा कि जिंदा रहेगा? मर जाएगा ना। अब मर जाएगा तो संख्या बढ़ेगा कि घटेगा? तो हम लोग टेंशन मुक्त हो जाएंगे ना। तो मोड़ देते हैं यहां तक कि देखिएगा, आप लोग को खोजने में, चलिए मोड़ दिए हैं। जय हिंद, जय। मिट्टी का तेल कहाँ डाले? डालेंगे, रखना है अथी में, रखना पानी में। नेपाल से आता है सर मिट्टी तेल, नेपाल से चाहे मिलता होगा भारत में।